हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में उसी कड़ी में बहुत ही शानदार प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो। तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों अनीश्वरवासी, दूसरा म्लेच्छ, तीसरा नास्तिक, चौथा काफिर। तो आप सबको प्यारे बच्चों पता है कि जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है, नास्तिक। क्या आता है, नास्तिक। अगर अगर ऐसा सवाल होता कि ऐसा पूछता कि जिसका ईश्वर में विश्वास हो तो उसके लिए एक शब्द क्या आता, आस्तिक। ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास हो उसके लिए आस्तिक आता। लेकिन यहाँ पे दिया है जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास ना हो उसके लिए क्या आएगा, नास्तिक। अब नास्तिक का अगर विलोम कहेगा तो आप कहेंगे क्या, आस्तिक। क्या होता है, आस्तिक। बात समझ में आ रही है? चलो, क्या होता है, आस्तिक। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ देखिए, ये आपका इसका विलोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, घुमक्कड़ में प्रत्यय है। सबको पता है कि प्रत्यय अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो घुमक्कड़ का जो प्रत्यय पूछा, पहला अड़ा, पहला डा है, दूसरा अड़ है, तीसरा अक्कड़ है, चौथा कड़ है। तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो घुमक्कड़ में प्रत्यय वो आपको साफ साफ लग रहा है कि अक्कड़ है। क्या है, अक्कड़ प्रत्यय। अब बात आती है घुमक्कड़ में अगर अक्कड़ प्रत्यय तो मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका घूम और अक्कड़ लग जाएगा, क्या होगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से, विद्या ही मनुष्य का श्रृंगार है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो देखो पहला ऑप्शन है, यहाँ जो रेखांकित शब्द दिया इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, इसकी। तो रेखांकित शब्द में पहली चीज तो जान लो आप, रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है, यानी इसमें कौन संधि है। रेखांकित में खुदे संधि बताओ क्या है। तो अगर संधि पूछेगा तो कहेंगे रेखा धन अंकित। अगर संधि पूछेगा, रेखांकित में संधि पूछेगा तो रेखा धन अंकित, आ और आ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है और दीर्घ संधि होती है। लेकिन यहाँ पे वर्तनी पूछा है श्रृंगार का, तो श्रृंगार की वर्तनी में आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को। किसको लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। देखो आम खाया जाता है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सीधा आम पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, आम पर। तो जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे क्योंकि आम का जो खाने का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो आम पे पड़ रहा है। जब पुस्तक पढ़ी जाती है, पानी पिया जाता है, ठीक है, ऐसे जगहों में आपको सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है और उसमें क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। यहाँ से, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अर्ध विराम, फिर अल्प विराम, फिर लाघव चिन्ह, फिर लोप चिन्ह। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो आपका लोप चिन्ह सही सुमेलित नहीं है। इसका चिन्ह जो होता है लोप चिन्ह का, देखो ऐसे होता है, लोप चिन्ह ऐसे होता है, जो फिल इन द ब्लैंक करने वाले होते हैं। तो लोप चिन्ह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपका सही सुमेलित है और ये आपका क्या है, गड़बड़ है। तो अर्ध विराम भी सही है, अल्प विराम भी सही है, लाघव चिन्ह भी सही है। ठीक है, ये आपको रेखांकन चिन्ह दे दिया। क्या दे दिया है, रेखांकन चिन्ह, या हम लोग कहते हैं निर्देशक चिन्ह दे दिया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग लेते हैं यहाँ से, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है लड़का,
दूसरा है घोड़ा, तीसरा है आंसू, चौथा है वधु। और आपको बताना है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऐसा प्रश्न हर वीडियो में एक प्रश्न आपको देखने का मिलता है। तो यहाँ पे लगाइएगा आंसू। क्या लगाएंगे? आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले बहुत शब्द हैं जो आपको, जैसे प्राण, अक्षत, बाल, हस्ताक्षर, ये सब आपके सेलेक्टेड शब्द में बार बार आपको लिखा चुका हूँ कि ये सब क्या होता है, दर्शन, ये सब आपके सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। बाकी लड़का, घोड़ा, वधु ये सब आपका एक वचन है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं यहाँ से। तो अगला प्रश्न आपका है, अव्यय के भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों बताना है अव्यय के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्यारे बच्चों, जो अव्यय के भेद होते हैं वो राइट आंसर है आपका 4। अव्यय कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब वो 4 भेद कौन कौन हैं आप सभी जान लीजिए। चारों भेदों को कौन कौन है, देखो ध्यान से। पहला आपका है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कॉपी में लिख लिया करो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको इतना शानदार अभ्यास करना है कि इस एग्जाम में कोई भी सवाल गड़बड़ ना हो। दूसरा संबंध है। तीसरा है समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक, जिसे आपने कहा था और समुच्चय बोधक है। और लास्ट आपका है विस्मयादि बोधक। बात समझ में आ रही है? विस्मयादि बोधक। तो सुन लो, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, पलंग का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम रूप जो प्यारे बच्चों है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए पलवंग, परमंग, पलंग और पर्यंक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों उसको आप टिक कर लेंगे। पलंग का तत्सम रूप पर्यंक होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि ये वास्तव में जो इसमें प्रश्न लिए गए हैं वो एक चीज़ तो जान लो। पहली चीज़ तो इसमें सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में लिए गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं सब यहाँ पे कलेक्शन है। और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे से सब लोग, और सबको जोड़िए अपने आसपास, सबको फ़ोन करके मैसेज करके ज़रूर जोड़िए। जब यहाँ पे लोग जोड़ेंगे ना तो मुझे और एनर्जी मिलेगी और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेके मैं आऊँगा आपके लिए। देखता हूँ मैं लोग जुड़ते नहीं हैं। पहली चीज़ तो जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बार बार मैसेज शेयर ना करना पड़े कि वीडियो है। अब आपको बता दिया कि मैंने 8 बजे डेली अपलोड होगी तो अपलोड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है। देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध क्या की, तो कर्ता का सही है। संपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध दिया नहीं है, अधिकरण में पर सही है। तो ये जो आपका संप्रदान दिया है ये गड़बड़ है। संप्रदान सही सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चों। संप्रदान सही सुमेलित नहीं है क्योंकि संप्रदान का जो चिन्ह होता है के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। क्या होता है? संप्रदान का चिन्ह के या को लिए होता है, ठीक है। के या को लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन है? तो आप सबको मैंने एक बहुत ही शानदार और जहरीला ट्रिक बताया था, ठीक है। देखो, जहरीला ट्रिक मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया कि रोटी कैसे बनाते हैं, और आपने सिखाया मैंने वहाँ पे कि जहरीले ट्रिक से रोटी कैसे बनाते हैं। देखो, आपको सीखना है हर जगह। मैंने कहा था ना कि रोटियों से मैंने कहा था गूँथना और गूँधना होता है। गूँथना नहीं होता वहाँ पे गूँधना होता है। क्या होता है? आटा को गूँधा जाता है, गूँधना होता है। तो यहाँ बताइएगा अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन है? मैंने आपको याद होगा बताया है कि जो ये आपका होता है, क्या नाम है,
चौराहा। शॉर्ट ट्रिक देखो, जहरीला ट्रिक यही है, चौराहा। चौराहा मैंने कहा था कि चौपाई, रोला, हरगीतिका और इसकी बहन गीतिका। हरगीतिका और गीतिका। चौपाई हो गया, रोला हो गया और गीतिका और हरगीतिका, ये चारों कैसे छंद हैं? सममात्रिक छंद है। कैसे छंद है? सममात्रिक छंद है। अब अगर ये चारों सममात्रिक छंद है तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अगला देखते हैं हम लोग। अगर ये चारों सममात्रिक छंद है तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ है, कुछ क्या है? विषम मात्रिक। कु माने कुंडलियां और छ माने छप्पे। कुंडलियां और छप्पे कैसे छंद है? कुंडलियां और छप्पे आपके विषम मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? विषम मात्रिक छंद है। बात समझ में आ रही है? अगर चौपाई, रोला, हरगीतिका और गीतिका, ध्यान सुनिएगा, जो लोग क्लास में नहीं पढ़े ध्यान सुनिएगा। चौराहा मतलब चौपाई, रोला, हरगीतिका और गीतिका चारों कैसे हैं? सममात्रिक। कुछ मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, कुछ मतलब कु से कुंडलियां, छा से छप्पे, ये कैसे हैं? ये सब आपके विषम मात्रिक छंद है। अब बचा क्या इसके अलावा? इसके अलावा जो बचा है वो बचा है दोहा। क्या है? बचा है दोहा। दोहा कैसा छंद है? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है प्यारे बच्चों? अर्धसम मात्रिक छंद है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से आप सबको पता है कि दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। अब यहाँ से ये चारों, रोला, देखो रोला किस में आता है? आपको पता है कि चौराहा में चौपाई, रोला, कुंडलियाँ, सॉरी चौपाई, रोला, हरगीतिका और गीतिका। तो ये जो आपका दोनों है, ये दोनों रोला, ये कैसे छंद है? सम। कैसे हैं? सम। और ये विषम। ये क्या है? विषम। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? अर्धसम है। ठीक है, ये आपका अर्धसम है और ये आपका विषम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नानी याद आना हो, जिसे कहते नहीं कि अरे आज तो नानी याद दिलाई दी है। ठीक है, इतना कठिन पेपर बना दिए थे कि बच्चों को नानी याद आ गई। तो नानी याद आने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताएंगे आप लोग? पुरानी बातें याद करना, ननिहाल जाना मतलब मामा यहाँ जाना। ठीक है, भय के कारण का अपना होश ठिकाने आना। तो क्या आप सबको याद होना चाहिए कि होश ठिकाने आना क्या होगा? होश ठिकाने आना। कहते नहीं कि ज़्यादा ना बोलो, नानी याद दिलाई दे, मतलब होश में तुम्हें कह दे। ठीक है, होश ठिकाने लगाए तो ऐसे बार बार लोग बोलते हैं। जनरली मुहावरे का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हम लोग यहाँ से। झांसी की रानी कविता किसकी कृति है? तो ये कई बार आपके सामने प्रश्न आ चुका है कि झांसी की रानी जो कविता है वो आप सब बताएंगे प्यारे बच्चों किसकी कृति है। तो आप सबको प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है। तो कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हम लोग यहाँ से। दिग्गज का सही संधि विच्छेद। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। दिग्गज का सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपका होगा, पहले का तीसरे में परिवर्तन होता है ना, दिक प्लस गज, और संधि का नाम दिक प्लस गज। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और संधि का नाम पूछेगा तो कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? दिग्गज शब्द में संधि विच्छेद दिक प्लस गज और संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पंकज, बहुव्रीहि समास, वनवास तत्पुरुष समास, आजन्म अव्ययी भाव समास और पंचवटी तत्पुरुष समास। तो बिल्कुल ये पंचवटी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए ये आपका सही सुमेलित नहीं है। पंचवटी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? द्विगु समास है, इसलिए आपका सही सुमेलित नहीं है। पंकज में बहुव्रीहि समास होगा। पंक मतलब कीचड़ में है जो जन्मा, अर्थात कमल। ठीक है,
वन का वास या वन में वास, ठीक है, वन में वास है ये। और आजन्म, वनवास क्या होगा, वन में वास आजन्म, मतलब जब पहला शब्द अव्यय होता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, बिना मतलब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, संसार उत्पन्न नहीं होता, उसका केवल आविर्भाव होता है, रेखांकित का अर्थ क्या होगा। तो देखिए आविर्भाव का जो अर्थ होगा वो उद्भव होता है, कहते नहीं आविर्भाव मतलब उद्भव हो रहा है, संसार उत्पन्न नहीं होता है, उसका केवल आविर्भाव होता है। और इसका मतलब है कि उद्भव होता है, क्या होता है, उद्भव होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लेंगे, किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को प्यारे बच्चों टिक कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, लाखों की भीड़ में अपने श्वेत केशों के कारण, इसकी बात हो रही है, श्वेत केशों की बात हो रही है, पहचान लिए जाते हैं, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो श्वेत का जो विलोम होता है वो श्याम होता है, क्या होता है, श्याम होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पर, अघोष वर्ण कौन सा है। तो प्यारे बच्चों अघोष वर्ण में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा आता है, क्या आता है, पहला और दूसरा आता है, तथा इसके अलावा सा, शा और शा आता है। देखो अघोष वर्ण में लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर प्लस सा, शा और सा, ये आपके आते हैं, शा, शा और शा आते हैं। तो क्या इस विकल्प में ऐसा कोई है, चा, छा, जा तीसरा हो जाएगा, ये सा, शा, शा ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लो प्यारे बच्चों, हो जाएगा ना। ये आपका क्या है, अघोष वर्ण है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, राधा नाच कर गाना गाई, राधा नाच कर गाना गाई। तो यहाँ पे बताना है इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन है। नाच का भी यूपी टेट में इस तरह का एक सवाल आया था। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे राधा ने पहला काम क्या किया, नाचने का, और फिर उसके बाद गाने का। तो यहाँ पे जो पूर्वकालिक क्रिया होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो आपको ऑप्शन नंबर टिक कर लिया वो आप लोगों ने आंसर कर दिया है। और ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे, नाच कर, ये नाच कर काम पहले हुआ उसके बाद गाने का काम हुआ है। तो यहाँ पे नाच कर क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, देखो ये अगला प्रश्न आपका लिखा है, अश्व, अगला प्रश्न आपका है अश्व और अश्व समरूप भिन्नार्थक है। क्या है, समरूप भिन्नार्थक है और इसका अर्थ आपको बताना है। तो पहले अश्व का अर्थ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला अर्थ तो मतलब घोड़ा ही है, क्या है, घोड़ा ही है। अब दूसरे अर्थ में थोड़ा सा आपको संशय है, तो पहले में सब में ऑप्शन घोड़ा दिया है, क्या दिया है, सब में ऑप्शन घोड़ा दिया है। लेकिन अब दूसरे शब्द के अर्थ को आपको समझना है। तो दूसरा जो अश्व होता है उसका मतलब निर्धन होता है, क्या होता है, निर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लेंगे प्यारे बच्चों, घोड़ा और निर्धन, क्या टिक करेंगे, घोड़ा और निर्धन, ठीक है। ये बात समझ में सबको आ रही है, अश्व मतलब घोड़ा और दूसरे अश्व मतलब निर्धन। अगर आपसे निर्धन में संधि पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे सर कि विसर्ग संधि है निह प्लस धन, क्या बताएंगे, निह प्लस धन। संधि का नाम क्या बताएंगे, विसर्ग संधि, क्या बताएंगे, विसर्ग संधि। बात समझ आई पाए बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, आपके स्क्रीन पे है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो संयोग, देखो ध्यान से, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है, तो इसकी बात करेंगे तो सम धन योग, इसकी बात करेंगे सम धन विधान, इसकी बात करेंगे सम धन कृत। तो बिल्कुल सभी क्या होगा, ये चारों, ये तीनों आपके सभी है, क्या है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं। तो बात समझ में आ रही है बच्चों कि संविधान में भी सम उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है, संस्कृत में भी सम उपसर्ग है। तो ये चारों पे हम लोग टिक कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निश्चय, देखो बहुत ही शानदार पंक्तियाँ हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार पंक्तियाँ।
निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखो, जब श्री कृष्ण उद्धव को संदेशा लेकर गोपियों के पास भेजते हैं कि हे उद्धव, जाओ देखो हमारी प्यारी गोपियों का क्या हाल चाल है, क्या वो हमारे वियोग में दुखी तो नहीं है, जाओ उनका हाल चाल लेके आओ। जब उद्धव मैसेंजर बनकर आते हैं, ठीक है, क्या बन के आते हैं? मैसेंजर। तो अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखों से, निस दिन मतलब दिन रात, निस दिन मतलब रात दिन, रात दिन, द्वंद्व समास है। रात दिन में कौन सा द्वंद्व समास है? कहती है कि हे उद्धव, हमारे आंखों से रात दिन केवल आंसुओं की वर्षा होती है। किसकी वर्षा होती है? आंसुओं की वर्षा हो रही है। सदा रहती पावस ऋतु पे, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सदा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई हुई है, हमें किसी अन्य ऋतुओं का पता चलता ही नहीं है जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। तो इस पंक्ति में आपको रस देखने को मिलेगा। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति रति का भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन वियोग के उसमें पक्ष में, किसमें? वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? वियोग श्रृंगार रस यहाँ पे होगा इस पंक्ति में। श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा से, यहाँ वृंदावन से चले गए थे, तो वहाँ पे गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण से अलगाव हो गया है, और अलगाव हमेशा के लिए नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। बात समझ में पे बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बोड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका असंगति अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी विरोधाभास अलंकार, और ऑप्शन डी आपका जो संदेह अलंकार। देखो ध्यान से, जब दो वस्तुओं में विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, मतलब वास्तविक विरोध ना हो और फिर भी विरोध का आभास हो, तो ऐसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु श्याम रंग में डूबेगी तो उसको क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब कोई वस्तु श्री कृष्ण के प्रेम में डूबेगी तो उसका हृदय क्या होगा? पवित्र होगा। क्या होगा? पवित्र होगा। मतलब वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास करा रहा है, तो ऐसे पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे हम लोग देखें असंगति अलंकार में, तो असंगति अलंकार में कारण कहीं और होता है, कार्य कहीं और होता है। ठीक है, जैसे ना दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, ठीक है, जुरत चतुर्धन प्रीत, तो यहाँ पे उलझती आंखें टूटते परिवार के संबंध हैं, तो यहाँ पे कारण कहीं और है, कार्य कहीं और है, तो असंगति अलंकार हो जाता अगर होता तो। विभावना अलंकार में बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, यानी विभावना अलंकार कहाँ होता है? कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, संदेह की जब बात करेंगे तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, तो यहाँ पे आपको संदेह अलंकार देखने को मिलता है। लेकिन इस पंक्ति में वास्तविक रूप से विरोध नहीं है और फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो आपका अगला प्रश्न है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है। दूसरा है कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना शर्त रख देना। तीसरा, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं, बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना बनाना या शर्त रख देना। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि अरे यार अच्छा गाना नहीं बज रहा है, नहीं तो मैं और अच्छा डांस करता, अच्छी म्यूजिक नहीं है, साउंड नहीं अच्छा है। तो इस तरह से क्या होता है, अब अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो आप तमाम बहाना ढूंढते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना या शर्त रख देना। ठीक है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई। कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। लेकिन अगर आपके पेपर में स्वरों की कुल संख्या पूछता है और ऑप्शन में 13 दिया है,
तो आपको फिर 13 लगाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आयोग के ऊपर वो कैसे इस प्रश्न को लेता है, लेकिन मुद्दा जानते हैं क्या है, इस प्रश्न को हम लोग स्टार कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा संशय क्या रहता है कि 11 की 13, ठीक है, तो 11-13 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसने 13 दिया है और कुल शब्द का प्रयोग किया है तो हम लोग कहीं ना कहीं 13 पे ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। वैसे परंपरागत रूप से कितने होते हैं, 11 ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। पहला विकल्प है प्यारे बच्चों अपराध, दूसरा है अध्याय, तीसरा है स्वदेश, चौथा है स्थापना। ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है अपने आप में, जेंडर आपका बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। तो बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। स्थापना शब्द क्या है, स्थापना शब्द आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रायश्चित, अजातशत्रु, जयद्रथ वध। तो आप सबको पता है कि ये जो आपका जन्मेजय का नाग यज्ञ ये भी आपका इन्हीं की रचना है, ठीक है। प्रायश्चित इन्हीं की रचना है, अजातशत्रु भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल, ठीक है, इरावती। एक मोस्ट रचना है इरावती जो इनकी अपूर्ण रचना थी। अपूर्ण रचना कौन सी थी, इरावती। पूछता है जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना कौन सी थी, इरावती थी। तो जो इस सवाल का राइट आंसर होगा कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर टिक करेंगे हम लोग, किसको, डी को टिक करेंगे, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। बात समझ में आ रही है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बात समझ में आ रही है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया, किससे नवाजा गया था, राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। सब लोग देखो, जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। भारत दुर्दशा बिल्कुल इन्हीं की है, अंधेर नगरी भी इन्हीं की है, ठीक है, मुद्रा राक्षस और ये आपकी पुष्प की अभिलाषा। तो आपको जहाँ तक लगेगा कि जो ये आपका पुष्प की अभिलाषा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, तो ये पुष्प की अभिलाषा है किसकी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है, किसकी रचना, ये पुष्प की अभिलाषा जो है ये आपकी भारतेंदु की नहीं है, यह रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। बात समझ में आ रही है, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाकी तीनों, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, ठीक है, इसके अलावा भी आपका नील देवी, ठीक है, ये सब किस रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य, तुलसीदास के गुरु बाबा नरिहर दास, कबीर दास के गुरु राघवानंद और नाभादास के गुरु अग्रदास। तो आप सबको पता है कि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ही थे, तुलसीदास के बाबा नरिहर दास ही थे, नाभादास के अग्रदास ही थे, लेकिन जो ये कबीर दास का दे दिया है ये गड़बड़ दे दिया है। कबीर के गुरु राघवानंद नहीं थे। मुझसे वीडियो के इंटरव्यू में जब बैठने गया तो मुझसे वहाँ पूछा गया कि कबीर दास के गुरु का नाम क्या था, तो बहुत ही शालीनता से मैंने जवाब दिया था कि कबीर दास के जो गुरु थे वो आपके राघवानंद नहीं थे। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि कबीर दास के गुरु कौन थे। कबीर दास के गुरु प्यारे बच्चों रामानंद जी थे। कौन थे, रामानंद जी कबीर दास के गुरु थे। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ से, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। कौन सा एरो, ये हिंदी का तो सवाल नहीं है लेकिन मैंने जानबूझ के एक सवाल लिया, साइंस का सवाल है और हर सेक्शन में साइंस पूछता है। तो विटामिन B1, देखो ध्यान से, विटामिन B1 रेटिनॉल, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन,
ठीक है। विटामिन अगला दिया B6 नियासिन और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो ये भी आपका गड़बड़ सुमेलित है। क्या है? गड़बड़ है, क्योंकि विटामिन C जो होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन B6 जो है ये भी गड़बड़ है। विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, ये होता है पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। अगला विटामिन B2 की बात करेंगे तो ये बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है राइबोफ्लोविन। ये आपका विटामिन B2 एकदम सही युग्म सुमेलित है। विटामिन B1 का थायमीन होता है, ये भी गड़बड़ दिया था। विटामिन B1 भी क्या दिया था? गड़बड़ दिया था। इसका रेटिनाल नहीं होता, रेटिनाल तो विटामिन A का होता है। विटामिन B का थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। बात समझ आ रही है? तो इस पूरे सवाल में देखो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, सही है, ये एकदम सही है। अगला विटामिन B6 का नियासिन नहीं होता, ये क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन C का कैल्सीफेरॉल नहीं, कैल्सीफेरॉल तो विटामिन D का होता है। इसका विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो हम लोग इस पूरे प्रश्न का जो राइट आंसर पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म प्यारे बच्चों आप सभी लोग बताइए कमेंट करके कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है आपका क्या? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो प्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वाराणसी के जिले में हुआ था, यानी बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और कब हुआ था इसकी बात मेंशन कर लेते हैं। 9 सितंबर वो 1850 को। कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। तो बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अब प्रश्न नहीं है, इसका पहले आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे, शेयर करिए इसको। आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक। आदिकाल को कई नामों से जाना गया था और किन कवियों ने आदिकाल को क्या कहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप सबको पता है कि जो मैंने आपको स्क्रीन पे रखा है उसका अभी तक सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे हमने एक वीडियो में आपको अयोध्या कांड, लंका कांड सब आपको कराया था ना कि 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में, तो वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिलाया था। यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सब लोग बताएंगे अब कि देखो इसको नोट कर लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। क्या कहा था? आदिकाल ही कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। क्या कहा है? वीरकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। और अगला गणपति चंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल। क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। क्या कहा है? बीजवपन काल कहा है। तो इसमें से सवाल श्योर और सर्टेन है कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट भी रखिए। स्क्रीनशॉट रखने से काम नहीं चलेगा, इसको अपनी कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है? अपनी कॉपी पे जरूर लिखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखो अभी इसमें और था, लिख लो इस नीचे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एवं जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। क्या कहा था? चारण काल कहा था। तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप लिख लिया है। अगला पेज भी आप स्क्रीनशॉट ही रखेंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा में उपयोग में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला दिया है, पहला पॉइंट, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्यारे बच्चों आप यामा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है क्योंकि इस पर क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको पूछा भी है। तो देखो यामा के लिए
जो आपको ज्ञानपीठ में दिया गया था महादेवी वर्मा को, वो 1982 में, कब दिया गया था? 1982 में। नोट करते रहिएगा, पेन कॉपी साथ रखिए। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 में क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम भारत भारती पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? भारत भारती पुरस्कार दिया गया। किसको? महादेवी वर्मा को सर्वप्रथम दिया गया। अगला, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य कृति हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया। सारे पॉइंट अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य कृति हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा के लिए कब दिया गया था? 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। नोट करिएगा कि सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हम एक वीडियो पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पे बहुत जल्दी लेके आने वाले, ठीक है। अगला देखिएगा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित हैं। बीजक में 3 रचनाओं का संकलन है, साखी शबद रामायणी। कितना है? साखी शबद रामायणी। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। अगला, फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, उपन्यासकार कहा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। हरिशंकर परसाई अपने व्यंग साहित्य के लिए जाने जाते हैं, यानी व्यंग्यात्मक कवि थे हरिशंकर परसाई, ठीक है। अगला, इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। क्या है? इंदुमती हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि थे, शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को आप, फैक्ट को आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए और अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, और यूपी पुलिस 19 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं कि 6 की 8 की 10। एक छंद में जनरली कितने चरण होते हैं? एक छंद में आपका होता है 4 चरण। कितने होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, 4 चरण होते हैं। हाँ, किसी छंद का नाम देके पूछेगा तो हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो प्यारे बच्चों, सबको पता है कि सममात्रिक छंद है। क्या आएगा? वो सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक में आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, चौराहा। क्या बताई थी? चौराहा। चौराहा में आपका चौपाई, रोला, हर गीतिका और गीतिका, ये चारों छंद कैसे हैं? सममात्रिक छंद है। बात समझ में आ रही है? ये भी यूपी पुलिस 19 की परीक्षा में छपा था सवाल। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में प्यारे बच्चों सबको पता है कि दोहा के प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चौथे में 11-11। बात समझ में आ रही है? 13-11 का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, किसको टिक करेंगे? प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। कभी कभी कहता है ना विषम चरणों में कितनी मात्राएं, तो विषम चरणों मतलब पहला और तीसरे की बात कर रहा है। तो 13-13 और सम चरण कहेगा तो 11-11। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? तो मैंने आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताया था। मैंने कहा था एक ट्रिक होता है कुछ, क्या होता है? कुछ। कुछ क्या होता है?
कुंडलियाँ छंद को बताएगा। कु मतलब कुंडलियाँ और छा माने छप्पे। तो कुंडलियाँ और छप्पे विषम मात्रिक छंद है, मतलब कुछ छंद विषम होते हैं, मतलब कु माने कुंडलियाँ, छा माने छप्पे। तो इन दोनों चरणों में, इन दोनों छंदों में कितने कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आप टिक करेंगे सी, 6। कुंडलियाँ और छप्पे कैसे कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और कैसे छंद होते हैं? विषम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 17, 20, 15। तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 ही मात्रा होती है। कितनी होती है? 16 मात्रा ही होती है। और ये सारे सवाल यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, यूपी यूपी परीक्षा, वन रक्षक सब जगह पूछा गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं लोग। अगला प्रश्न है सिर गुर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार अबरनव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, देखो हम लोग मात्रा लगा के सीखते हैं। ठीक है, हम मात्रा जब लगाएंगे तो आपको पता है कि इस पर 2 मात्रा, इस पर 1, इस पर 1 1 1 1, फिर इस पर 1 2 1 1 और 1। गिन लो पहले, 2 2 4 2 6 8 10 12 1 13। कितना आ गया? 13। और पहले में 13 मतलब दोहा, पहले में 13 मतलब दोहा। और ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लेंगे। किसको टिक कर लेंगे? ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर लेंगे। पहले में 13, तीसरे में 13 मतलब दोहा नामक छंद है। कौन सा छंद है? दोहा नामक छंद है। बात समझ में आ रही है? इसको आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है दोहा नामक छंदों का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। अब देखो यहाँ पे भी कौन सा छंद पूछा है, तो मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मात्रा। 2 1 2 1 2 2 1। अब गिन लो, 2 3 5 6 8 10 11 11 आ गया ना। और 11 मतलब पहले और तीसरे में 11 आने का मतलब समझते हो? कौन सा छंद होगा? सोरठा होगा। क्या होगा? सोरठा होगा। तो इसमें आपका जो होगा इसमें मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सुदयाल, इसमें आपका जो होगा वो सोरठा नामक छंद होगा। क्या होगा? सोरठा। 13 11 मतलब 11 13 मतलब दोहा, सॉरी सोरठा, और 13 11 मतलब दोहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन है? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा हो, 4 चरण हो और सममात्रिक हो। तो आपको बताए थे वो चौपाई है। क्या है? चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है वाणिक छंदों में कौन सा वाणिक छंद है? वाणिक छंदों में बताना है कौन सा वाणिक छंद है। तो बिल्कुल कहीं से कोई संशय नहीं होना चाहिए। वाणिक छंद में देखो दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, उल्लाला, ये सब क्या है? छप्पे, कुंडलियाँ, सब मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। एक बचा क्या है आपका? वो बचा उपेंद्र व्रजा। ये आपका क्या है? वाणिक छंद है। कैसा छंद है? वाणिक छंद है। ये जीआईसी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी बताया मैंने प्यारे बच्चों, श्री सोरठा दोहे का उल्टा होता है। प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 11 मात्राएं होती है। कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका अवधी का निजी छंद किसे कहा जाता है? तो अवधी भाषा का निजी छंद जो होता है वो आपका कौन सा? छप्पे। छप्पे को अवधी भाषा का निजी छंद कहा जाता है। अपनी कॉपी पे लिख लो प्यारे बच्चों कि अवधी भाषा का निजी छंद। हालांकि जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं लक्ष्य अकेडमी में, उनको मैं सारी बातें मेंशन कराया हूँ, लेकिन ये क्लास आप करोगे ना, एक एक पॉइंट आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको खुद नहीं करना, जो काम आपको करना चाहिए ना वो मैं आपका काम आसान कर दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। आप 1 घंटे की वीडियो होती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 से अधिक भी होते हैं। तो आपको लगातार शुरू से अंत तक स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। एक एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अगर कोटा पूर्ति करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, अवधि का निजी छंद क्या होता है? छप्पे होता है। प्यारे बच्चों अवधि का निजी छंद क्या होता है? छप्पे होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गण
में कितने वर्ण होते हैं, गण में कितने वर्ण होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था ना, या माता राज भान सलगा। देखो यही तो गण बनाने का फार्मूला था, या माता राज भान सलगा, ये फार्मूला था आपको गणों के बनाने का। और हमने कहा था तीन तीन अक्षरों को लेकर एक गण बनाते हैं। कितने अक्षरों को लेके, जिससे हमने ले लिया या माता, क्या ले लिया, या माता ले लिया। तो या माता लेने से यगण बनेगा, क्या बनेगा, यगण। तो तीन तीन अक्षरों से लेने से क्या बनता है, एक गण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। गण में कितने वर्ण होते हैं, गण में आपके 3 वर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छंद शास्त्र में गति का क्या अर्थ होता है, छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, छंद शास्त्र में गति का मतलब चरण है कि विराम या विश्राम है, कि अंत्यत वर्णों की आवृत्ति है, कि लय या प्रवाह है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। छंद शास्त्र में गति का मतलब जो होता है लय या प्रवाह, ठीक है, लय या प्रवाह, यानी किस लय से किस प्रवाह से आप उसको पढ़ रहे हो, वही छंद में क्या होता है, गति का मतलब होता है। यूपीपीसीएल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला सवाल आपका है, दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि कुंडलियाँ नामक छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है, कुंडलियाँ नामक छंद विषम मात्रिक छंद है, 2 छंदों के योग से बना है। कौन कौन, दोहा और रोला के मिलाने से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन किसको टिक करेंगे, ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे किसको, ऑप्शन नंबर बी, कुंडलियाँ। क्या टिक करेंगे, कुंडलियाँ। दोहा और रोला मिलाने से कुंडलियाँ नामक छंद बनता है। यूपीपीसीएल के एआरओ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। छंद का प्राण क्या है, छंद का प्राण पद, अलंकार, वाक्य और तुक। तो बताना है छंद का जो प्राण होता है प्यारे बच्चों वो होता है तुक। क्या होता है, तुक। तुक क्या होता है, शब्दों के या वाक्यों के अंत में जो आपको जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गर आया, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर आया, तो ऐसे देखना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुक आया लास्ट में गर, और यहाँ पे भी उजागर में भी क्या आया, तो ये तुक है। और तुक क्या होता है, छंद का प्राण होता है। यूपीपीसीएल 18 की परीक्षा में इसको भी पूछा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो प्यारे बच्चों सब लोग बताएंगे कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है। पहला ऑप्शन है गीतिका, दूसरा है छप्पय, तीसरा है वीर, चौथा है सोरठा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ये आपका आंसर होगा इसमें होगा गीतिका। गीतिका कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है और इसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। क्या होती है, यति होती है, ठीक है। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। ये सब वीडियो एग्जाम में पूछा गया सवाल था। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग मेरे बच्चों, यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक कर लेंगे। किसको कहते हैं, यति कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक मैंने कहा था चौराहा, चौराहा में कौन सा उदाहरण है, दोहा, सोठा, चौपाई, कौन सा उदाहरण है। तो दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, सोठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, तो बचा क्या अकेले, चौपाई। क्या बचा, चौपाई आपका सममात्रिक छंद का उदाहरण है क्योंकि चौराहे के शॉर्ट ट्रिक में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, दोहा, सोठा, चौपाई। दृष्टांत जो प्यारे बच्चों ये दृष्टांत अलंकार होता है, छंद नहीं होता है। ये कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो दृष्टांत अलंकार होता है, छंद नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे प्यारे बच्चों कि छंद से संबंधित गण जो होते हैं या माता राज भान सलगा से जब बनाएंगे
तीन तीन वर्णों को लेकर तो आपके बनेंगे 8 गण। कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। अंत में लघु और गुरु होता है तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। छंद से संबंधित गण कितने होते हैं? 8 गण होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक में 16 मात्राएं, अभी इसके पहले सवाल आ चुका है ये, और इसमें कौन सा होगा आप सबको पता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे चौपाई। क्या होगा? चौपाई। 4 चरण 16 मात्राएं, चौपाई छंद हो जाएगा। अगला, छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो प्यारे बच्चों, छप्पय जो आपका है वो विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियां और छप्पय क्या होते हैं? विषम मात्रिक छंद होते हैं। बिल्कुल आपकी जुबान पे आंसर होना चाहिए। छप्पय जो है विषम मात्रिक छंद है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलियां की एक जहरीली ट्रिक होती पहचानने की। कुंडलियां छंद को पहचानने के लिए एक जहरीला ट्रिक होता है कि कुंडलियां शब्द का पहला और अंतिम शब्द दोनों एक सा रहता है, यानी समान रहता है। और यहाँ पे हम लोग टिक कर लेंगे कुंडलियां। किसको टिक करेंगे? कुंडलियां नामक छंद की पहचान है कि जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? तो दोहा और चौपाई आपके मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? मात्रिक छंद है। देखो, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक 3 छंद होते हैं। तो हम लोग दोहा और चौपाई को जो देखेंगे तो ये आपके मात्रिक छंद में आएंगे। किस में आएंगे? मात्रिक छंद में आएंगे। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा यूपी बीएड एंट्रेंस की परीक्षा में ही आया हुआ सवाल था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला है, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या होता है? चौपाई छंद का पूर्व रूप जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, एकदम नया सवाल है। चौपाई छंद का जो पूर्व रूप होता है वो आपका है चौपई। क्या होगा? चौपई। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो रोला में, सोरठा में, भर्रवे में, छप्पय में। तो छप्पय में 4 से अधिक यानी 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन है। जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के प्रणेता जो हैं वो पाणिनि है, पिंगल है, मनु है, पतंजलि है। तो कहीं से कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसके जो छंद शास्त्र प्रणेता वो आचार्य पिंगल है। कौन है? पिंगल। इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो बात समझ में आ रही है? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल है। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। यहाँ से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया है, छंद सूत्र, छंद प्रभाकर, काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया। तो बिल्कुल सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, जल्दी से करिए। कर दिया सब लोगों ने कमेंट में? छंद सूत्र, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक क्या है? छंद सूत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? हाँ, ये बहुत ही शानदार सवाल है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? हम लोग जानते हो ह्रस्व मात्रा यानी लघु मात्रा लगाते हैं और गुरु मात्रा लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया होगा 2। क्या किया होगा? 2। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन लिया है और आपने देखा सारे के सारे प्रश्न वो एक से एक लेवल एग्जाम में आए हुए। यूपी पीसीएल, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस, टेट, सुपर टेट, हर जगह के सवालों का एक कलेक्शन मैंने लिया। ठीक है, अब इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अंत में देखने के बाद वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे शेयर भी कर दीजिएगा, स्टेटस पे लगा दीजिएगा। ठीक है, और जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को फ़ोन करके मैसेज करके ज़रूर जोड़िए उनको। जुड़ेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, आप लोग जुड़ते नहीं है, मज़ा नहीं आता है। जुड़िए और धुआंधार कमेंट करिए, एकदम लाइक कमेंट की एकदम बौछार लगा दीजिए, जिससे लगे कि आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये ना लगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह फील आने पाए, वरना फिर वीडियो बन नहीं पाएगा सर, सीधी सी कहानी है। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है, मेरे साथ लग के सिलेक्शन 100% होगा और इसी साल आपको नौकरी मिल के जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।